नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्क्वाड पर। और प्यारे बच्चों, सिलोजिज्म की थर्ड क्लास है अपनी। हमने फर्स्ट क्लास में सिंगल स्टेटमेंट, सेकंड क्लास में टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स को सीखा था। आज की क्लास में मैं आपको तीन या तीन से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाएं और साथ में आपको आइदर और केस बताऊंगा, और उसी के साथ जो आप बोल रहे थे फ्यू, ओनली अ फ्यू, सम के अल्टरनेट नेम 70% बोल दिया जाए, 90% बोल दिया जाए, ऑल बट नॉट सम, कुछ इस तरीके से बोल दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। बस आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हम क्लास को। और क्लास में देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि भाई ऑल, नो, सम और सम नोट में वैल्यू आप सभी को पता होगा कि ऑल में वैल्यू जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई, 150 होती है। नो में वैल्यू 100 होती है, सम में वैल्यू 50 और सम नोट में 50 होती है। और आपको अब तो दिमाग में छप गया होगा कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो उनका कंक्लूजन पॉजिटिव, दो नेगेटिव हैं तो नॉट डिफाइन। दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो नेगेटिव कंक्लूजन में देंगे। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। अब आप बस ये चीज़ें दिमाग में रखें कि दो नेगेटिव कहीं पर भी हो गई और उनके थ्रू रिजल्ट बनेगा तो हम आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे वो 4 स्टेटमेंट आ जाए, चाहे वो 5 स्टेटमेंट आ जाए। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, मान लो 3 में से कोई 2 नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई और उन दोनों को मिक्स करके हमें रिजल्ट निकालना है। तो अपने दिमाग में रखना कि 2 नेगेटिव कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे उनका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। बस इतना दिमाग में रखें। अब देखिए बच्चे, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अपनी इनकम होती है, ये अपने एक्सपेंसेस होते हैं। कंक्लूजन पर आएंगे सीधा और ए और सी के रिगार्डिंग देखेंगे। ए और सी कैसा है भाई, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो हम ए और सी को देखेंगे, ये ए रहा, ये सी रहा। अब ए और सी का मीडिएटर कौन बन रहा है बेटा, बी बन रहा है। और एक कंडीशन याद होगी कि मीडिएटर जो टर्म होगी, जो मीडिएटर होगा, जो इनका कॉमन एलिमेंट होगा, उसकी एक जगह पर वैल्यू 100 होनी जरूरी है। अदरवाइज 2 नेगेटिव स्टेटमेंट का रिजल्ट भी कांट बी डिफाइन होता है। और अगर मीडिएटर की वैल्यू कहीं पर भी 50 हो गई या फिर 100 नहीं हो पाई तो उनका रिजल्ट भी कांट बी डिफाइन होता है। ठीक है, यहां पर हमने देखा नो के केस में ये कैसी है भाई, 100 है वैल्यू और ये वैल्यू 50 है, तो 100 से बात बन जाएगी। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों कैसी हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो इनका रिजल्ट कैसा आएगा मेरे भाई, नेगेटिव आएगा। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, तो इसको देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। फिर बोला गया कि नो डी आर ए, डी और ए को देखेंगे, ये ए रहा, ये डी रहा। अब ए फर्स्ट स्टेटमेंट में है और डी थर्ड स्टेटमेंट में है। अब देखते हैं हम कि भाई इसके पास बी है और इसके पास भी बी है, तो हमें यहां पर दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है बच्चे। कभी आप इनको कनेक्ट करने की सोचो, भाई इसके पास बी था और इस डी के पास बी था और यहां पर वैल्यू 100 होती है, बिल्कुल होती है। ये पॉजिटिव, तो दोनों का कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव दिया गया, गलत कर देंगे। ठीक है, फिर आगे चले हम सम ए आर नोट डी, सम ए आर नोट डी, ए और डी को फिर से देखेंगे तो मीडिएटर कौन बनेगा, बी बनेगा। एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आना था, तो यहां पर नेगेटिव है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी और ए के बारे में बात की गई और कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन है। सी और ए को देखेंगे तो भाई सी और ए को तो हम यहीं पर कनेक्ट कर लेंगे। हमने देखा कि सी और ए का मीडिएटर बी बनेगा, यहां पर वैल्यू 100 है और यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव आया। अब हमें क्या देखना है, सी का तो हम खर्चा चेक करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर तो 50 है खर्चा, तो सी मिनिमम 50 तो कमा ही रहा होगा, जबकि यहां पर वैल्यू देखें तो 100 है। फिर यहां पर एक की इनकम अपने को चेक करनी पड़ेगी। यहां पर हमने देखा ए की इनकम कितनी है बेटा, ऑल के केस में 100 होती है, तो यहां पर 100 एक्सपेंस उठा सकता है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। तो ओनली फोर्थ फॉलोज, जिस ऑप्शन में होगा वो अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। रिकॉल हुआ लास्ट वाला थोड़ा सा। चलिए अब मैं आपको तीनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल में बता रहा हूं। तीनों स्टेटमेंट को कैसे कंबाइंड किया जाए उन चीज़ों को पूरा डिटेल में समझिए। स्टेटमेंट अपने को दी गई है बच्चे, स्टेटमेंट में है भाई ऑल, पी आर क्यू,
सेकंड स्टेटमेंट है ऑल क्यू आर टी, फिर बोला गया है नो क्यू आर, अच्छा नो टी कर दो, चलो नो टी आर जे, और फिर बोला गया है सम जे आर एस। चलिए 4 स्टेटमेंट आ गई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई अपने को। हमने कंक्लूजन में लिखा, फर्स्ट कंक्लूजन लिखा है बच्चे, फर्स्ट कंक्लूजन है सम पी आर नोट जे। सेकंड कंक्लूजन लिखा है बच्चे सम एस आर क्यू। थर्ड कंक्लूजन लिखा गया है नो पी आर टी। 3 कंक्लूजन दिए, हम ज़्यादा कंक्लूजन करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा कर लें और कंक्लूजन थोड़े थोड़े उठा लें, क्योंकि एग्जाम में भी अपने 2 से 3 कंक्लूजन आने हैं, स्टेटमेंट 2 से मैक्सिमम 4 तक स्टेटमेंट आ सकती हैं। अब देखिए अपने को करना क्या है, पी और जे का कंक्लूजन निकालना है, और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं पी और जे पर फोकस करूंगा, ये रहा पी और ये रहा जे। अब P के पास Q था, J के पास T था, बात बनी क्या, बात नहीं बनी। लेकिन हमने यहाँ पर देखा इनका मीडिएटर Q हुआ, इनका मीडिएटर T हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो अब नो में वैल्यू ये 100 है, ये 100 है, तो ये मीडिएटर हुआ, ये मीडिएटर हुआ, तो P का J से कनेक्शन बनेगा। तो अपने को तीनों को कंबाइंड करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इनका रिजल्ट कैसा निकलेगा बच्चे, पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट कैसा आता है, नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर हुई, रिजल्ट तो आएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर हम कंबाइंड नहीं कर पाते इन मीडिएटर को तो हम यहीं पर ही इसको गलत कर देते, लेकिन यहाँ पर मीडिएटर की वैल्यू 100, मीडिएटर की वैल्यू 100 बिल्कुल आ गई। अब तीनों को हमने देखा तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, तो रिजल्ट कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। रिजल्ट नेगेटिव आया, बिल्कुल सही बात। अब अपने को करना क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, सम पी को तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि पी का तो खर्च 50 है, यहाँ पर जे की वैल्यू 100 है, तो हम सिर्फ जे को देखेंगे, और नो के केस में दोनों जगह वैल्यू क्या होती है, 100 होती है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बात क्लियर हुई। फिर आगे चलते हैं सेकंड कंक्लूजन पर, सम एस आर क्यू। अब पहले तो ये देखो कि ये कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा कंक्लूजन है बेटा, पॉजिटिव कंक्लूजन है। किसके रिगार्डिंग, एस और क्यू के रिगार्डिंग बोला गया है। ये एस है और ये क्यू है। ठीक है, एस और क्यू के रिगार्डिंग चले तो देखिए टी और जे मीडिएटर बन रहे हैं क्या, क्योंकि इसकी यहां पर वैल्यू 100 है, तो Q और S को हम कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, और फिर पॉजिटिव, मतलब कि एक नेगेटिव आ गई, सिर्फ एक नेगेटिव आ गई, तो रिजल्ट नेगेटिव होना था, देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। फिर बोला गया नो पी आर टी, नेगेटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल नेगेटिव है भाई। P और T को देखेंगे बेटा, P और T कहां पर है, P और T ये रहा, दोनों का मीडिएटर क्या है, Q है। ठीक है, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, इनकी जरूरत नहीं है अपने को, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो भाई रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना था, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, देखते ही एलिमिनेट हो गया क्वेश्चन। अरे बेहद आसान है, मैं बोलता हूं कि इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। अगर चीजें एक बार दिमाग में आ गई अपने कि पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मिलकर या 3 पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर भी एक नेगेटिव बीच में आ जाती है तो सारा रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर 2 नेगेटिव आ जाती हैं तो रिजल्ट कांट बी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है, और मीडिएटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, बस। और क्या है भाई, इस टॉपिक में कुछ भी तो नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आइदर और केस की तरफ, और फिर उसके बाद जो आपकी डिमांड थी फ्यू, ओनली फ्यू, सम, ठीक है, वो सारी चीजें। स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, नो ए आर
सी। चलिए जी, ये बोला गया है। अब हम चलते हैं मेरे भाई कंक्लूजन्स पर। कंक्लूजन में बोला गया है, फर्स्ट कंक्लूजन बोला गया है सम सी, सम बी आर नोट सी, सम बी आर नोट सी। सेकेंड कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है नो ए आर सी। थर्ड कंक्लूजन अपने को दिखाया गया है सम सी आर ए। अब पहले तो आइडेंटिफाई ये करो, क्या अपने को तीनों स्टेटमेंट की जरूरत है क्या? अगर एक स्टेटमेंट से बात बनती है तो सिर्फ एक स्टेटमेंट पर चलेंगे, अगर दो स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है तो दो को कंबाइंड करेंगे, और अगर तीनों की ज़रूरत होती है तो तीनों को कंबाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बी और सी के बारे में बोला गया है। बी और सी के बारे में बोला गया है, कैसा है भाई स्टेटमेंट, कैसी कंक्लूजन, कैसा है, नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी को देखेंगे। बी और सी को देखेंगे, यहां पर हमने देखा बी और सी, यहां पर है भाई बी और सी है, बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। तो बी और सी के लिए अपने को किसी और लाइन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बता दो जरा, क्या बोला गया है यहां पर अकेली सेकंड स्टेटमेंट से बात बनेगी, और सेकंड स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर ए और सी की अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए और नेगेटिव कंक्लूजन है। ए और सी को देखेंगे, ए और सी अपने को थर्ड लाइन में दी गई, और कैसा है भाई ये, नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है बच्चे, नेगेटिव है, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। और नो के केस में ये भी 100, ये भी 100, और ये खुद भी क्या था बेटा, नो था, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 100 और 100, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखिए, सम सी आर ए। सी और ए को देखेंगे, सी और ए को देखेंगे तो सी और ए भाई फिर से अपने को यहाँ पर ही दिखाई दिया। यहाँ पर ये कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव, और यहाँ पर कंक्लूजन कैसा दिखाया गया है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी भी क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये भी अपना रॉन्ग हो गया। लेकिन एक बात काम की आज हम सीखेंगे, यहाँ पर देखिए नो ए आर सी और नो ए आर सी, सेम स्टेटमेंट को उठाकर कंक्लूजन में दे दिया गया, तो स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है क्या? आपको जब कंक्लूजन निकालना है तो कुछ डिबेट तो अपने को चाहिए, तभी तो कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन एज इट इज उठा के एज इट इज कंक्लूजन में दे दी तो ये तो कोई कंक्लूजन नहीं हुआ, ये तो स्टेटमेंट ही थी, तो ये कंक्लूजन कैसे हो जाएगा? तो कभी भी रीस्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकती, इस बात को माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। अगर एज इट इज स्टेटमेंट उठकर ए और सी नो का केस था, नो का केस था, तो रीस्टेटमेंट यहां पर कंक्लूजन में आ गई, तो ये कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ही होती है, कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो इस बात को दिमाग में रखें कि रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकती, तो ये भी क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे मेरे भाई, गलत कर देंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब अपना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो। क्या हो जाएगा बेटा, नन फॉलो, ठीक है, कोई भी फॉलो नहीं करता। चलिए और कुछ सीखें, और कुछ सीखते हैं। एक क्वेश्चन और सिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको आइदर और केस पर लेके आता हूं। बस दिमाग में रखेंगे कि कभी भी स्टेटमेंट एज इट इज उठकर कंक्लूजन में आ गई तो वो कंक्लूजन थोड़ी ना हुआ मेरे भाई, वो तो स्टेटमेंट हुई, और स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगी। अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन होने लगी तो फिर अपने लिए क्वेश्चन का क्या फायदा है, क्या जरूरत है उस क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट दी गई है सम P R not Q, no Q R Z।
सम Z R T। कंक्लूजन दिए गए हैं बच्चे। फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे ज़रा। सम P R नॉट T। ये थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर दिया गया है नो Q R T। फिर दिखाया गया है भाई अपने को, फिर दिखाया गया है अपने को सम Q R नॉट T। और फिर एक कंक्लूजन दिखाया गया है अपने को नो T R P। चलिए जी, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए। जो पहली क्लास से मेरे साथ जुड़ा है उसको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और सारी चीज़ों का उसको पता है कि अपने को करना क्या है। बताइए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए बच्चे, कमेंट में अपने अपने आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। आप क्या देखोगे, तुरंत P और T को देखोगे और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। ये बात देखोगे कि भाई नेगेटिव कंक्लूजन P और T के रिगार्डिंग। अब हमने देखा P ये रहा और T ये रहा, यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 50, यहाँ पर 100। Q को Q से कनेक्ट करेंगे, Z को Z से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू 100 हो जाएगी, तो P को T से कनेक्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे ये भी कैसी नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी कैसी है मेरे भाई, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये कैसी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एक बात बताइए, इन दो का रिजल्ट तो हम निकाल सकते थे कि भाई इनका रिजल्ट निकलकर नेगेटिव आएगा, इसका और पहले और तीसरे का रिजल्ट हम निकाल सकते थे कि रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव का रिजल्ट आप डिफाइन कर सकते हो क्या? मैंने एक बात बताई थी कि दो तरीके हैं जब हम आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, हम रिलेशन नहीं बना सकते। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो या मीडिएटर की वैल्यू मिनिमम एक जगह 100 ना हो। दो चीज़ें ऐसी हैं जहां पर हम दो स्टेटमेंट को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि मीडिएटर की वैल्यू एक जगह मिनिमम 100 होनी ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव ना हो। अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गई, चाहे इनके मीडिएटर की टर्म 100 आ जाए तो भी हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर इनका ही रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हम तीनों को कंबाइंड कर सकते हैं क्या? कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकते, ठीक है। और कभी भी रिजल्ट नहीं दे सकते तो हम इसको क्या बोलेंगे, रॉन्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? रॉन्ग बोलेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए जी, फिर क्या बोला गया, नो Q R T। Q और T के बारे में अब देखो, Q ये रहा और T ये रहा, अपने को बस ये दो स्टेटमेंट चाहिए, सेकंड और थर्ड चाहिए। नो है तो कैसी है, कंक्लूजन का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा भाई, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिजल्ट तो निकाल सकते हैं, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात तो हो गई फॉलो। अब क्या बच गया, इनकम एक्सपेंडिचर। नो के केस में दोनों की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो हमें Q और T को चेक करना है, क्या दोनों की वैल्यू 100 है क्या? Q की तो वैल्यू 100 है और सम Z R T, सम के केस में तो वैल्यू 50 होती है। यहाँ पर तो 100 खर्चा था लेकिन इसकी कमाई कितनी थी, 50 थी। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे चले, सम Q R नोट T। नोट है तो कैसी है भाई, नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव नेचर है इसका, ठीक है जी। Q और T के बारे में अपने को बताना है। फिर से Q और T आया तो Z मीडिएटर बन गया, बिल्कुल बन गया। इनका कौन बनेगा भाई, इनका रिजल्ट कौन बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब अपने को Q की तो वैल्यू चेक करनी ही नहीं, क्योंकि सम के साथ वैल्यू 50 होती है, इसको तो चेक ही नहीं करना। अपने को चेक करना है सिर्फ T को, क्या T 100 है क्या? फिर से T 100 नहीं था तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। फिर हमने देखा नो T R P। T और P के बारे में है और स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कंक्लूजन
सॉरी, कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। तो टी और पी को देखेंगे, हमने देखा टी ये रहा और पी ये रहा। पहली और तीसरी लाइन के एलिमेंट है, जेड कहां पर था, जेड से जेड और क्यू से क्यू, तो पी और टी को कनेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन बीच में दो नेगेटिव स्टेटमेंट आएंगी और दो नेगेटिव स्टेटमेंट आते ही हम डिफाइन नहीं कर सकते, और जहां पर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते वहां पर कंक्लूजन को क्या कर देंगे मेरे भाई, रॉन्ग कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, बताओ ज़रा हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो शुरू से फर्स्ट क्लास से देख रहा है सिलोलिज्म की, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं, तो जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, पल्ले उसी के ही पड़ेगा जो 2 दिन से क्लासेस को कंटिन्यू अटेंड कर रहा है, इस टॉपिक को समझ रहा है। बिल्कुल बारीकी से ये टॉपिक आपको समझाया गया था। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम आते हैं आगे के पार्ट पर। ठीक है, एक पड़ाव और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को सीखते हैं। चलिए बच्चे, स्टेटमेंट अपने को दी गई है, सम पी आर क्यू, और फिर बोला गया है सम क्यू आर टी, और फिर बोला गया है सम टी आर एस। लिखा गया। कंक्लूजन में लिखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन में लिखता हूं सम पी आर एस। सेकेंड कंक्लूजन लिखता हूं मैं सम पी आर नोट एस। बताने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, P और S के बारे में है, P और S के बारे में है, तो P और S की इंफॉर्मेशन हम जुटा सकते हैं क्या, फटाफट से बताइए। सम का केस है, वैल्यू 50-50 होगी। सम का केस है, वैल्यू 50-50 होगी। सम का केस है, वैल्यू 50-50 होगी। तो मीडिएटर चाहे बनता रहे, मीडिएटर की एक जगह पर मिनिमम वैल्यू 100 नहीं आएगी, और मिनिमम वैल्यू 100 नहीं आएगी तो हम इनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम क्या कर देंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये P है और ये S है, ये रहा P और ये रहा S, दोनों का मीडिएटर कौन बनेगा, Q। यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, T। लेकिन अपने पास एक कंडीशन थी कि जो ये मीडिएटर है इसकी वैल्यू एक जगह 100 होनी ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी 50 है, ये तो यहाँ पर भी 50 है। जब इन दो को ही कनेक्ट नहीं कर सकते, चाहे T की वैल्यू यहाँ पर 100 होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते तो पहली को तीसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सारी ही वैल्यू 50-50 है, तो हम किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते। सिंगल लाइन का तो आंसर हम दे सकते थे, लेकिन P का और T का, P का और S का, Q का और किसका, S का, हम रिजल्ट नहीं बता सकते। इतनी बात क्लियर हुई। तो अपने लिए तो दोनों रोंग है, तो एक ऑप्शन में अपने को क्या मिलेगा, बोथ रोंग, बोथ रोंग। या फिर क्या मिलेगा मेरे भाई, या फिर अपने को मिलेगा नेदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। एक ऑप्शन तो ये मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे ना। लेकिन मेरे भाई गलती नहीं करनी, ये अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे कि सर आपने ये कैसे आंसर दे दिया, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक सही होगा। क्योंकि देखिए P और S के अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, P और S के अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक, या तो सम P विल बी S और सम P विल नॉट बी S, दोनों में एक कंक्लूजन सही होगा और
उसी को बोलते हैं इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। अब ये लगा कैसे, इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसकी भी क्या है मेरे भाई, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उनको थोड़ा सा नोट करके चलेंगे, उनको थोड़ा सा नोट करके चलेंगे। मैं आपको लिखवा देता हूं कि भाई इधर और की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इधर और की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। नोट करेंगे ज़रा, इधर और कंडीशंस, इनको नोट करके चलेंगे, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन होती है मेरे भाई, किसी भी 2 कंक्लूजन के बीच में इधर और कब लगता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स, एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये सेम कैसे होते हैं मेरे भाई, देखो ज़रा, सेम ये है पी पी एस एस, एलिमेंट सेम हो गए, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दोनों रॉन्ग होंगे तभी तो दोनों में से आइदर और लगेगा। अगर एक सही हो गया तो वो तो अपने आप में एक अपने पास डेफिनेट आंसर आ गया, सर्टेन आंसर आ गया। तो ना तो इसका सर्टेन आंसर था, ना ही इसका कोई सर्टेन आंसर था। तभी तो आइदर और कब बोलते हैं हम, आइदर और तभी तो बोलते हैं हम। कब बोलते हैं, मान लो आपको यहां से चल के दिल्ली जाना है, ठीक है। तो आप दिल्ली जाओगे, आपको रास्ता नहीं पता। जैसे ही आप सीधी सड़क पर जा रहे थे, एक रास्ता लेफ्ट में चला गया और एक रास्ता राइट में चला गया। आपको नहीं पता कि वो रास्ता लेफ्ट में है दिल्ली का रास्ता या राइट में है। तो आपके दिमाग में एक ख्याल तो आएगा कि या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। आपके लिए तो ये भी रॉन्ग था और ये भी रॉन्ग था, दोनों रॉन्ग थे। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा। सेम वही पोजीशन है कि भाई दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, मतलब कि दोनों की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई सर्टेन आंसर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। तो बोथ कंक्लूजन शुड भी क्या होने चाहिए बेटा, रॉन्ग होने चाहिए। 2 कंडीशन हुई, ठीक है जी, 2 कंडीशन पूरी हुई। तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए जरा, तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आइदर और की। थर्ड कंडीशन को नोट करेंगे बच्चे। थर्ड कंडीशन जो है आइदर और की, ये कहां पर लगता है, जैसे ही 2 रास्ते गए तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या तो ये जाएगा या फिर ये भी नहीं जाएगा। तो मतलब एक तरफ पॉजिटिविटी चलती है और एक तरफ नेगेटिविटी चलती है। तो हम क्या बोलेंगे कि वन कंक्लूजन should be positive and the another should be negative. One conclusion should be positive and the another should be नेगेटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए मेरे भाई, नेगेटिव होना चाहिए। अब जो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना बेटा, पॉजिटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसकी भी एक पेयर बनता है। ऐसा नहीं है कि ऑल के साथ नो आ गया तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ये 3 ही टाइप से हो सकते हैं। वो कैसे कैसे, देखिए, अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, ठीक है। जो पूरक जोड़े होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से पेयर में आइदर और लगता है, यहां पर कुछ पेयर हैं फिक्स, जहां पर क्या लगेगा मेरे भाई, आइदर और लगेगा। उन्हीं पेयर में आइदर और लगेगा। देखो जरा, फर्स्ट पेयर जो है बेटा, फर्स्ट पेयर जो होगा आपका वो क्या होगा, सम पॉजिटिव हो गया और सम के साथ एक नेगेटिव में क्या हो गया, सम नोट हो गया। एक तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। भाई जैसे अभी अभी हमने किया था, इसका कंक्लूजन हमने क्या किया था, सम पी आर एस, और हमने लिखा था सम एस सम पी
आर नोट एस। देखो ज़रा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, दोनों रॉन्ग आए थे, दोनों में कंक्लूजन सेम है। देखो ज़रा, तीनों कंडीशन फॉलो हुई, एलिमेंट शुड बी सेम, सेम है, ठीक है। बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग, दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड द अनदर शुड बी नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किस किस का होना जरूरी है, या तो हो सम के साथ सम नोट, तो यहां पर सम था, यहां पर सम के साथ सम नोट था। बात क्लियर हुई। दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है बच्चे, वो कौन सा बनता है मेरे भाई? देखो जरा, सारी बातों को क्लियर करूंगा, एक बार नोट करते चलना। दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है अपना, वो क्या बनता है? एक तरफ पॉजिटिव क्या हो गया? सम, और नेगेटिव क्या हो गया? नो। पॉजिटिव के साथ क्या होगा? नेगेटिव में क्या होगा? नो होगा, ठीक है। ये पेयर हो गया। जैसे मैं बोल दूं सम पी आर एस और नो पी आर एस, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। नो पी आर एस होता तो भी ये रॉन्ग होता, क्योंकि पी और एस की तो कोई भी सर्टेन इंफॉर्मेशन अपने पास थी ही नहीं। तो दूसरा अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया ये, ठीक है। एक और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, बस 3 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। एक बार लिखे, मैं सारी चीज क्लियर करूंगा आपके सामने, सारी चीज क्लियर करूंगा। थर्ड जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा वो क्या होगा? ऑल के साथ सम नोट। ऑल के साथ क्या होगा मेरे भाई? सम नोट होगा, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करेंगे। ऑल के साथ क्या होगा? सम नोट होगा। ऑल के साथ क्या होगा? सम नोट होगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये पैरेलल केस लिख दिया मैंने, और ये क्या लिख दिया? क्रॉस केस लिख दिया। अब ये क्या होता है समझो ज़रा, यहाँ पर P के नीचे P है, S के नीचे S है, तो ये क्या है? पैरेलल केस है। क्या है बेटा? पैरेलल केस है। एलिमेंट्स ऐसे भी तो हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते थे कि सम P आर S, और यहाँ पर बोला जाता सम S आर नोट P। अब देखो ज़रा, फिर भी दोनों रॉन्ग होते ना, S और P की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब भी दोनों के दोनों क्या होते? रॉन्ग होते। तो हम देखते भाई दोनों रॉन्ग तो हो गए, लेकिन जब भी दो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए या दो से ज़्यादा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, तो वो आइदर और का पेयर बना सकते हैं। वो अपने को चेक करना पड़ेगा। जैसे ही ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग आए, तो मेरे माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि आइदर और हमेशा रॉन्ग कंक्लूजन के बीच लगता है। तो जैसे ही ये रॉन्ग हुए, तो आइदर और की एक कंडीशन फॉलो कर गई, वो क्या थी? बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग। जैसे ही दोनों रॉन्ग आए, तो मेरे दिमाग में क्लिक करेगा, क्या आइदर और की बाकी कंडीशन इसमें लाई करती हैं क्या? मैंने देखा कि भाई एलिमेंट सेम है क्या? P के नीचे तो S है, लेकिन यहाँ पर S के नीचे P है, तो मैं देखूंगा कि P से P और S से S, ऐसे भी तो एलिमेंट हो गए, ठीक है। क्रॉस केस हो गया ना ये, तो इसको मैंने बोला क्रॉस केस। तो या तो एलिमेंट्स अपने को पैरेलल केस में मिलेंगे, या फिर अपने को एलिमेंट्स क्रॉस केस में मिलेंगे। तो सम और सम नोट के पैरेलल केस में आइदर और लगा, ठीक है। यहां पर हमारा आंसर क्या आया? आइदर फर्स्ट और सेकंड। और यहां पर भी आंसर क्या आएगा बच्चे? आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर भी आइदर और केस फॉलो करेगा। वैसे ही सम और नो का केस आता है, तो आइदर और फॉलो यहां भी करेगा और यहां भी करेगा। लेकिन ऑल और सम नोट का केस आता है, पैरेलल में आइदर और फॉलो करेगा, लेकिन बेटा यहां पर आइदर और फॉलो नहीं करेगा, यहां पर क्या फॉलो करेगा? नाइदर नोर फॉलो करेगा। क्या करेगा मेरे भाई? नाइदर नोर केस फॉलो करेगा। देखो जरा, इतनी बात को समझो, अभी क्वेश्चन में बताता हूं फिर। देखो भाई, लिख लो जरा, इस टेबल को छाप लेना, काम की है ये टेबल, काम की है बच्चे ये टेबल। इसी क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं, इसी के ही कंक्लूजन मैं आपको लिख देता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन मैंने लिख दिया सम Q आर एस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नो Q आर एस। फिर मैंने लिख दिया भाई, दोबारा से एक और पेयर लिख रहा हूँ कंक्लूजन का, मैंने लिख दिया सम S आर नोट P। यहाँ पर मैंने लिख दिया नो S आर P, ठीक है। एक पेयर और लिख रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे भाई ऑल
ऑल P R T, यहाँ पर मैंने लिख दिया नो P R T। देखिए सारी चीज़ क्लियर होंगी। सबसे पहले मेरे साथ रिकॉल करेंगे आइदर और कंडीशंस। आइदर और कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? 3 टाइप की कंडीशन होती है भाई। एक चौथी कंडीशन ये वाली बन गई, चौथी कंडीशन ये वाली बन गई, ठीक है। इसको माइंड में रखेंगे, इसको माइंड में रखेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन फॉलो करती है, वरना आंख बंद करके हर जगह आइदर और लगना है। यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा, क्या लगेगा? नाइदर नोर लगेगा। देखिए कंडीशंस क्या थी? फर्स्ट कंडीशन वाज द एलिमेंट्स शुड बी सेम इन बोथ कंक्लूजन्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे भाई? दूसरी कंडीशन थी कि एलिमेंट्स तो सेम हो गए, कंक्लूजन का रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग। अब ये रॉन्ग जो होते हैं मेरे भाई, ये इसके बाद एक और कंडीशन होती है कि आइदर और तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगता है। दोनों नेगेटिव आ गई, मतलब कि आप जा रहे हो दिल्ली, एक रास्ता इधर गया, एक रास्ता इधर गया, आपको पता लगा ये भी दिल्ली नहीं जाएगा और ये भी दिल्ली नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया गया कि रास्ता तो इन्हीं में से कोई दिल्ली जाएगा, और आपको बोल दे कि कोई ये रास्ता भी दिल्ली नहीं जाएगा, ये रास्ता भी दिल्ली नहीं जाएगा, तो इनमें तो आइदर और नहीं लगेगा, तो उनको तो हम दोनों बातों को गलत करेंगे, ठीक है। तो एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही दिमाग में आए तो देयर आर 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स विच आर सम, सम नोट, सम, नो एंड ऑल, सम नोट। बात को ध्यान में रखना, यूनिवर्सल कहीं पर भी नहीं है। मैंने आपको स्टेटमेंट 2 टाइप की बताई थी फर्स्ट क्लास में, यूनिवर्सल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल में कभी भी आइदर और नहीं लगता, क्योंकि यूनिवर्सल तो अपने आप में 100% होता है। अगर 100% अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वहां पर आइदर और की कोई गुंजाइश बनेगी ही नहीं। तो कभी भी ऑल और नो में आइदर और नहीं लगता। ऑल क्या हो गया? पॉजिटिव, नो क्या हो गया? नेगेटिव। लेकिन ऑल और नो दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं बच्चे, तो ऑल और नो में कभी भी आइदर और नहीं लगता, इस बात को दिमाग में रखना। 3 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, इन 3 के अलावा कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ गया तो आइदर और नहीं लगाएंगे, आंख बंद करके दोनों को गलत करके नाइदर नोर लगा देंगे, ठीक है। सम, सम नोट, सम, नो, ऑल, सम नोट। तो 3 पॉइंटों के साथ एक बात क्या याद रखनी है कि भाई ऑल और सम नोट का क्रॉस केस नहीं होना चाहिए। ऑल और सम नोट के क्रॉस केस में आइदर और कभी भी नहीं लगता, इस बात को माइंड में बैठा लेना, ये कंडीशन है, ठीक है। तो देखो जरा इसको सॉल्व करते हैं। सम क्यू आर एस, हमने देखा ये रहा क्यू और ये रहा एस। अब इस वाले क्यू पर मत जाओ, क्यू और एस ये रहा, मीडिएटर कौन है? टी। मीडिएटर की वैल्यू 100 है क्या? नहीं है, तो हम इसको देखते ही गलत करेंगे, इसको देखते ही क्या करेंगे? गलत करेंगे। जैसे ही दोनों रॉन्ग हुए तो मेरे माइंड में बात क्लिक करेगी कि कंक्लूजन रॉन्ग होंगे तभी आइदर और लगेगा। अगर कंक्लूजन एक गलत और एक सही हुआ तो कभी भी आइदर और नहीं लगता। तो जैसे ही दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए तो माइंड में बात क्लिक करी कि आइदर और लग सकता है, तो सारी कंडीशन अपने दिमाग में आ जाएंगी। एलिमेंट सेम है क्या? बिल्कुल है भाई। एक कंडीशन तो ये फॉलो हो गई, ठीक है, एक कंडीशन ये फॉलो हो गई। एक कंडीशन क्या थी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सम और सम के साथ क्या है? नो। ये सम पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया मेरे भाई? नेगेटिव हो गया। ये बात भी सेटिस्फाई करती है। और क्या सेटिस्फाई करना था कि ऑल और सम नोट का क्रॉस केस नहीं होना चाहिए। ऑल और सम नोट तो है ही नहीं, चाहे एलिमेंट क्रॉस में होते तो भी आइदर और लगता। तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा निदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, या फिर अगर वो नहीं मिला तो मिलेगा कि बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग तो था लेकिन बोथ रॉन्ग नहीं होगा। यहां पर आइदर और की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती हैं, तो आंसर आइदर और होगा। यहां पर आए भाई, सम एस आर नोट पी, नो एस आर पी। एस और पी के बारे में है दोनों जगह। हमने देखा एस और पी का तो कोई मीडिएटर 100 वैल्यू के साथ बन ही नहीं रहा, तो ये भी रॉन्ग
और ये भी रोंग। अब सोचोगे एस एस आया, पी पी आया और दोनों रोंग हो गई तो आइदर और ठोक दो। अब बेटा आइदर और की तो कंडीशंस हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आइदर और लगा दोगे। देखो जरा, ये कैसी स्टेटमेंट है, ये कैसा कंक्लूजन है, नेगेटिव, और ये कैसा कंक्लूजन है, ये भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या आइदर और लगेगा? क्या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो दोनों को हम रोंग लेंगे, बोथ रोंग। क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। क्यों? क्योंकि आइदर और की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई इसमें नहीं की। समझ गई बात को? ऑल पी आर टी, नो पी आर टी, पी पी है, टी टी है, पैरेलल है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, पी और टी के रिगार्डिंग देखते हैं। पी और टी के रिगार्डिंग देखें तो क्यू मीडिएटर है, क्यू की वैल्यू दोनों जगह 50 है तो अटैच नहीं कर पाएंगे, दोनों को क्या लेंगे? रोंग लेंगे। दोनों को रोंग कर दिया, बिल्कुल कर दिया, एक कंडीशन फॉलो हुई। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है, दूसरी कंडीशन फॉलो हुई। एक पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, एक नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। आंख बंद करके आइदर और नहीं लगा देंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है यहां पर। यहां पर बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ये आउट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, तो ऑल के साथ नो कभी भी आइदर और नहीं लगाता, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल है और ये भी यूनिवर्सल है, और दो यूनिवर्सल मिल जाएं तो कभी भी आइदर और की गुंजाइश भी नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? ये भी रोंग और ये भी रोंग, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, साथ में आपको ऑप्शंस दे दूंगा आपकी बार। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मेरे भाई, छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं और उसमें देखिए मैं आपका टेस्ट लेता हूं कि आपको आइदर और समझ में आया या नहीं आया। सारी की सारी कंडीशंस आपके सामने आइदर और की लिखी हुई हैं। पहला बोला गया है ऑल पी आर, ऑल एम आर जे, और फिर बोला गया है नो जे आर टी, ऑल एम आर जे, नो जेड आर टी, सम टी, चलिए इसको लिखो नो टी आर क्यू। यह स्टेटमेंट अपने को दे दी गई। फिर अपने को क्या दिया गया बच्चे? कंक्लूजन्स दिए गए। फर्स्ट कंक्लूजन है मेरे भाई सम एम आर क्यू। सेकंड कंक्लूजन है नो जेड आर क्यू। थर्ड कंक्लूजन है अपने पास ऑल क्यू आर नॉट एम। फोर्थ कंक्लूजन है नो क्यू आर एम। फटाफट से इसका आंसर बताएं, फटाफट से इसका आंसर बताएं, कहां पर आइदर और लगेगा और कहां पर क्या अप्लाई होगा। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करें भाई, जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करें बच्चे, जल्दी से इसका आंसर बताएं। चलिए भाई क्विक फास्ट आंसर बताने की कोशिश करो बच्चे, क्या होगा आंसर? बताएं भाई बताएं फटाफट से, समझ में आई तो बातें फटाफट से बताएंगे। आपको तुरंत क्या देखना है, जो सही हो रहा है उसको सही, जो गलत हो रहा है उसको गलत, और जहां पर गलत हो रहा है फिर उनके एलिमेंट्स को चेक करना है। आप कैसे करोगे? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। एम और क्यू को मैंने देखा, एम और क्यू के रिगार्डिंग कैसी है ये कंक्लूजन? पॉजिटिव है, तो मैं क्या देखूंगा? एम ये रहा, और क्यू को देखेंगे, क्यू कहां पर है भाई? ये रहा। ठीक है, एम और क्यू के बीच में यहां पर पहली दो स्टेटमेंट को पहली से तीसरी पर मुझे आना है, पहली से तीसरी पर आना है। ठीक है, तो पहली से तीसरी में इन दो स्टेटमेंट को मैं अटैच कर सकता हूं क्या? कोई भी मीडिएटर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूंगा? मैं इनको अटैच नहीं कर सकता, तो मैं क्या कहूंगा कि रोंग है।
क्या कहूँगा बच्चे, रोंग है, क्योंकि एम का और क्यू का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता, क्यू के पास टी है, ठीक है, टी तो ये रहा, इसको तो कनेक्ट कर सकते हैं, टी को तो कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन एम जे जेड क्यू कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं कंक्लूजन को रोंग करूंगा। फिर बोला गया नो जेड आर क्यू, जेड और क्यू को हमने देखा तो जेड ये रहा, क्यू ये रहा, दोनों का मीडिएटर कैसा होगा, दो की जरूरत पड़ेगी ना, और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव मिलकर नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनाते, ठीक है। आपको पता है कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकती, ये भी रोंग। ऑल क्यू आर नोट एम, ऑल क्यू आर नोट एम, क्यू और एम का फिर से कनेक्शन बना, फिर से कनेक्शन बना, तो भाई हम नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि एम और क्यू ऊपर भी था, कनेक्ट नहीं कर पाए थे, तो इसको भी क्या कर देंगे, रोंग कर देंगे। फिर बोला गया नो क्यू आर एम, फिर से क्यू और एम था, फिर से क्यू और एम आया, तो ये तो रोंग ही होगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो चारों ही गलत आ गए। अब क्या होगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा नन फॉलोज। क्या मिलेगा बेटा, नन फॉलोज। अभी तक तो हमने यही सीखा था, नन फॉलोज जहां पर होगा सही कर देंगे, लेकिन मेरे भाई अब अपने को क्या करना है, चेक करना है क्या कहीं पर आइदर और लगता है क्या। यहां पर देखो ये z है, z और कहीं पर है क्या, किसी के साथ एलिमेंट सेम हो रहा है क्या, ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा। ये क्या है m और ये क्या है q, m और q कहां पर है, ये रहा भाई, q और m यहां पर है, और Q और M यहां पर है। अब तीनों में तो आइदर और लगेगा नहीं, तो बच्चे बात को ध्यान से समझना, तीनों में ही M Q Q M Q M हो गया, ठीक है। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर इसमें तो एलिमेंट सेम है, इसमें लगा देते हैं आइदर और, लेकिन बच्चे ध्यान से देखो जरा, ऑल और नो में कभी भी आइदर और लगेगा क्या, दोनों की दोनों यूनिवर्सल हैं, यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। फिर हमने देखा ये सम है और ये ऑल नोट है, ऑल Q आर नोट M, ठीक है, ऑल क्यू आर नोट एम, इसको थोड़ा सा ऑल क्यू आर एम कर दो, ठीक है, ऑल क्यू आर एम कर देते हैं, ठीक है, ऑल क्यू आर एम कर देते हैं। अगर ये ऑल क्यू आर एम है और ये सम आर क्यू है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव में कभी भी आइदर और नहीं लगता, कभी भी आइदर और नहीं लगता। फिर हमने देखा कि ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये तो दोनों यूनिवर्सल हो गए, इन दोनों में भी आइदर और नहीं लगेगा, तो ये भी डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। लेकिन यहां पर मैं देखूं नो क्यू आर एम सम एम आर क्यू, एम एम क्यू क्यू क्रॉस में सेम हुए, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो का था, आंख बंद करके क्या कर देंगे, फर्स्ट और फोर्थ में आइदर और लगा देंगे, फर्स्ट और फोर में आइदर और लगा देंगे। बात क्लियर हुई बेटा, बात क्लियर हुई, बताओ जरा, फर्स्ट और फोर्थ में आइदर और लगा देंगे। बताओ जरा, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, बताइए, समझ गए होगे बात को, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आइदर और के केस हम अप्लाई करेंगे। जहां पर भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम चेक करते हैं कि रॉन्ग कंक्लूजन में कहां कहां पर एलिमेंट सेम है, और जहां जहां पर एलिमेंट सेम है, ये तीनों की तीनों कंडीशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नेसेसरी पार्ट है। अगर ये सारी चीज़ फॉलो करती हैं तो आइदर और लग जाएगा। इतना सा टॉपिक था और कुछ भी नहीं था। पूरे टॉपिक को रिकॉल करवाता हूँ, टॉपिक तो फिनिश हो गया। अब आपको बस स्टेटमेंट देखनी है कि एफयू आ जाए, सम आ जाए, 70% आ जाए, उनका क्या करेंगे हम, ठीक है, वो अभी बताऊंगा। पहले यहाँ तक का मैं पूरा टॉपिक रिकॉल करता हूँ। देखिए, शुरू में हमने स्टेटमेंट सीखी। स्टेटमेंट दो टाइप की, यूनिवर्सल पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में दो नेचर की स्टेटमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, और पर्टिकुलर में भी दो नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में वैल्यू यूनिवर्सल में ऑल और नो के केस होंगे, ऑल में वैल्यू 150, नो में वैल्यू 100। सम और सम नोट पर्टिकुलर में आएंगे, सम में वैल्यू 50-50 और सम नोट में वैल्यू 50-100। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। स्टेटमेंट इनकम है और कंक्लूजन अपना एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम
पर बेस्ड होके हमें एक्सपेंसेस निकालने हैं। अगर इनकम कम है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब कि अगर 100 इनकम है तो एक्सपेंसेस जो है 150 दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर अपनी इनकम 50 है तो एक्सपेंसेस ओनली एंड ओनली 50 होंगे, 100 नहीं होंगे। फिर हमने दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया। दो स्टेटमेंट को कनेक्ट किया तो हमने सीखा कि दो स्टेटमेंट का नेचर कैसा है। दो स्टेटमेंट का नेचर अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव, दोनों में से एक नेगेटिव तो रिजल्ट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उनको कनेक्ट कैसे करेंगे? एक मीडिएटर के थ्रू करेंगे, एक कॉमन एलिमेंट के थ्रू करेंगे, और कंडीशन क्या है कि कॉमन एलिमेंट की वैल्यू मिनिमम एक जगह 100 होनी जरूरी है। फिर तीन स्टेटमेंट पर आ गए, तीन स्टेटमेंट पर आ गए, फिर से वही फंडा है, अगर तीनों को ही कनेक्ट करना है तो मीडिएटर चाहिएगा ही चाहिएगा। पहली दो को हमने कनेक्ट कर लिया, लेकिन दूसरी और तीसरी का मीडिएटर नहीं मिल रहा अपने को, तो हम पहली और तीसरी को कनेक्ट नहीं कर सकते। जहां पर भी बीच में चैन टूट गई हम कनेक्ट नहीं कर सकते। पहली से तीसरी तक मीडिएटर तो अपने को चाहिए ही चाहिए, और मीडिएटर की वैल्यू भी 100 मिनिमम एक जगह चाहिए ही चाहिए। अगर ये चैन नहीं बनती तो हम कभी भी स्टेटमेंट को कंबाइंड नहीं करके कंक्लूजन कभी भी नहीं दे सकते, तो हम कंक्लूजन को रॉन्ग कर देंगे। अब तीन स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है भाई? तीनों पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव, तीनों में से अगर एक नेगेटिव तो पूरा रिजल्ट नेगेटिव, अगर तीनों में से कोई दो नेगेटिव तो भी कांट बी डिफाइन, तीनों नेगेटिव तो डेफिनेटली कांट बी डिफाइन। ठीक है, कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर हमने आइदर और सीखा। आइदर और में क्या करते हैं? हम कंक्लूजन को रॉन्ग कर देते हैं। कंक्लूजन को रॉन्ग करने के बाद हमें तीन कंडीशन चेक करनी है कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों तो रॉन्ग होंगे ही होंगे। ठीक है, और फिर एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव से ध्यान में आएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, देयर आर ओनली 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। फर्स्ट इज सम नोट, सम नो, ऑल सम नोट, एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट in the case all sum note, in cross case there will be result will be neither nor, not either or। ठीक है, बस ये चीजें अपने को दिमाग में रखनी। पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं था, शुरू से जिसने सीखा और मेरे साथ अभी 5 मिनट में रिकॉल कर लिया, पूरा का पूरा टॉपिक उनके माइंड में छप गया होगा। अब यहां पर एक बात बताओ भाई, इनका अपने को बस स्टेटमेंट का नेचर देखना है, स्टेटमेंट का टाइप देखना है। यहां पर अगर ये लिख दिया जाता, यहां पर अगर ये लिख दिया जाता कि 70% ARB, 70% ARB, देखो बच्चे, अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है 70% ARB, तो आप कहोगे कि सर अभी तक तो आपने 50 और 100 ही बताया था। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 70% 100 होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? सम ARB, सम ARB। बात क्लियर हुई? पहली बात। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर इसका अगर कंक्लूजन आता है, इसका अगर कंक्लूजन आता है कि 70% BRA, 70% BRA, ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई एक बात बताओ जरा, यहां पर A की वैल्यू 70% थी, B की वैल्यू 70% है या नहीं है? अपने को नहीं पता। अगर यहां पर यह भी बोल दिया जाए कि 50% BRA, ठीक है, 50% BRA, अब वैल्यू तो हम यहां पर 150 लेते हैं, तो ये मत सोचना कि 50% ही है। 50% का मतलब क्या होता है? लेस देन 100। उसको हमने पूरे को एक 50 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो जरूरी नहीं कि 50% ही होगा, ये भी रोंग होगा, ये भी रोंग होगा, क्योंकि परसेंटेज में अपने को नहीं पता कि कितना परसेंट BA में है। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि भाई 0.01 से लेकर 99.99% तक हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं 89% बोल दूं तो भी इसका मतलब क्या है बेटा? सम होगा। मैं अगर 100% बोल देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? सम होगा। क्या? जब 100% हो गया तो कंप्लीट पार्ट हो गया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गई, तो इसका मतलब ऑल होता है। बाकी और सम की ए फ्यू हो गया, ओनली फ्यू हो गया, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं थोड़ा सा PPT पर, आपको दिखाता हूं और उनके बारे में बताता हूं। और कुछ भी नहीं भाई, ऑल की जगह स्टेटमेंट में कुछ और लिखा जाएगा, सम की जगह ये कुछ लिखा जाएगा, ए फ्यू आ जाएगा, नोट ओनली आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको देखते हैं बेटा PPT पर। तो फटाफट से एक बार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए चलिए जी,
अल्टरनेट नेम्स देखते हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ऑल के अल्टरनेट नेम्स क्या क्या होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि क्या बोला गया है, पेन्स आर पेंसिल्स। पेन्स आर पेंसिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक पेन की बात नहीं हो रही, वो पूरे पेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम पेन्स आर पेंसिल्स को क्या लिख सकते हैं बच्चे, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने देखिए कई बार स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखा होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन में देखा होगा, जैसे लिखा होता है कई बार कि राहुल इज ब्रेव। ठीक है, राहुल इज ब्रेव, इसका मतलब कंप्लीट राहुल के लिए बोल रहा है, वो ऑल पार्टीशन के लिए बोल रहा है, ऑल इंफॉर्मेशन अपने को दे रहा है। तो यहां पर ऑल राहुल इज ब्रेव, ऑल राहुल इज ब्रेव, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखिए ऑल के अल्टरनेट्स नेम आपको दिए गए हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे वो क्या है, जैसे बोल दिया जाए ओनली एस इज पी। अब देखो यहां पर बोला गया है ओनली एस इज पी, इसका मतलब देखिए ध्यान से समझिए, इसको ऑल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओनली एस इज पी। अगर ये बोला जाता है तो ओनली के केस में ओनली के साथ जो एलिमेंट होता है उसको लास्ट में लेके चलो, और जो प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट होता है उसको शुरू में ले आओ, और इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, ऑल में। तो ऑल पी आर एस हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, ओनली को हम ऑल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। जैसे आपको एक और स्टेटमेंट दिखाई गई है, वो क्या दिखाई गई है, एस इज ओनली पी। एस इज ओनली पी का मतलब क्या है बच्चे, देखिए मैंने आपको बताया था कि ओनली के साथ जो पार्ट होगा वो लास्ट में चला जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ओनली के साथ जो पार्ट होगा वो लास्ट में, ये तो ऑलरेडी लास्ट में था तो लास्ट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ओनली के नाम का शुरू में ऑल लगा देना है, ऑल एस आर पी हो जाएगा। ठीक है, और ऑल में फिर से वैल्यू क्या हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं। यहाँ पर इस केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि भाई हम किसके साथ क्या लगाएं, तो ओनली के साथ जो एलिमेंट होगा वो हमें लास्ट में लेके जाना है, और जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट था उसको शुरू में लेके आना है। लेकिन अगर ओनली लास्ट में लगा है तो वो लास्ट में ही रहेगा, बस ओनली के नाम का ऑल आगे आ जाएगा और एस आर पी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऑल का जो अल्टरनेट नेम्स हैं ऑल के, वो आपके दिमाग में आ गए होंगे। चलिए आगे देखें, थोड़ा आगे आपको दिखाया गया है बच्चे, आगे आपके सामने है ऑल के बाद देखिए सम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं परसेंटेज लेता हूं, मैं बोलता हूं कि 53% ए आर बी, 53% ए आर बी, इसका मतलब क्या है, सम ए आर बी। भाई 53% जो है वो 100 तो नहीं है ना, 100% नहीं है ना, और 100% जब होता है तो वो क्या होता है बच्चे, ऑल होता है। तो ऑल में एक और चीज ऐड कर देंगे, अगर बोला जाता है 100% पी आर क्यू, 100% पी आर क्यू अगर ये बोल दिया जाता है तो ऑल पी आर क्यू हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन लेस देन 100 होगा, उसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे बेटा, सम की कैटेगरी में रखेंगे। 53% को हम बोलेंगे सम ए आर बी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कंक्लूजन परसेंटेज में हम कभी भी नहीं निकाल सकते। इसका कंक्लूजन परसेंटेज में, अगर मैं कहूं कि इसका कंक्लूजन अगर परसेंटेज में आ गया कि 53% बी आर ए, ये बात क्या हो जाएगी बेटा, रोंग हो जाएगी, क्योंकि अपने को नहीं पता कि बी का कितना पार्ट ए में है। वो तो हम 150 तो एक क्राइटेरिया एज्यूम करते हैं, या तो ऑल इंफॉर्मेशन होगी, और ऑल नहीं होगी तो हम उसको सम पार्ट में रखेंगे, और सम को हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया था 50। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, जैसे आपको 1% बोल दिया जाए, अप टू 99% बोल दिया जाए, तो सारा का सारा किस में रहेगा मेरे भाई, सम में रहेगा। सारा का सारा किस में रहेगा, सम में रहेगा। अब देखो जो आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि सेल्डम है, रेयरली है, हार्डली है, आपने देखा होगा हार्डली के साथ साथ, हार्डली के साथ साथ हार्डली बी आर नोट सी, अगर मैं ये बोल देता हूं हार्डली, हार्डली बी आर नोट सी। अब देखो ये नेगेटिव वर्ड है और ये भी क्या है, नेगेटिव, और दो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के हिसाब से। तो यहां पर हार्डली बी का मतलब क्या है, मुश्किल से ही कुछ क्या है, बी सी नहीं है, तो मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, सम बी आर सी।
देखिए ये चीज़ नोट करने की है, हार्डली के साथ अगर नोट आ गया, हार्डली के साथ अगर नोट आ गया तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मैं कहूं कि हार्डली, हार्डली बी आर सी, देखिए बच्चे कंपैरिजन को सीखिए, हार्डली बी आर नॉट सी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्डली का मतलब सम होता है, दिमाग में रखना, हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, लिटिल आ जाए, स्कार्सली आ जाए, फ्यू आ जाए, सेल्डम आ जाए, ये सारे के सारे सम के पार्ट हैं और इनके साथ अगर नेगेटिव लगता है तो जाके ये सम पॉजिटिव में बनेंगे। अगर बोला जाता है हार्डली बी आर सी, इसका मतलब हो जाता है बेटा सम बी आर नोट सी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो सम नोट के अल्टरनेट नेम्स में भी आएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर नीचे आपको सम के कुछ पार्ट दिखाए गए हैं। ठीक है, ऑल बट सम एस आर नोट पी, ऑल बट सम एस आर नोट पी, ये बोला गया है। ऑल बट सम एस आर नोट पी, इसको भी हम क्या रखेंगे, सम एस आर पी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सम नोट के थे जो आपके दिमाग में चल रहा था। और क्या क्या था मेरे भाई, सम आ जाए, इन सम केस आ जाए, मैनी आ जाए, इन लार्ज नंबर आ जाए, मेजोरिटी आ जाए, माइनॉरिटी आ जाए, ठीक है, मोस्टली आ जाए, जनरल आ जाए, यूजुअली आ जाए, ये सारी बातें हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सम नोट के अल्टरनेट नेम्स। अभी अभी मैंने बताया हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, अफ्यू आ जाए, ठीक है, या फिर अपने पास सेल्डम आ जाए। इनके साथ अगर नेगेटिव लगता है तो सम में कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में, लेकिन इनके साथ अगर नेगेटिव नहीं लगता तो ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया। रेयरली फर्स्ट देखिए, फ्यू एस इज पी, फ्यू एस इज पी का मतलब क्या है, सम एस आर नोट पी, सम एस आर नोट पी। फ्यू, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लिटल, इन सारी बातों को दिमाग में रखेंगे। ये अपने आप में सम नोट होते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर फिर से नोट लगा दूंगा तो ये सम नोट का नोट कैंसिल करके सम में चले जाएंगे। लेकिन इनके साथ अगर नोट ना लगाया जाए, जैसे बोल दिया गया रेयरली, रेयरली एस आर पी, देखिए ये अपने आप में नेगेटिव है, बाद में तो नेगेटिव यूज नहीं हुआ तो इसका ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, सम एस आर नोट पी, ये बोलूंगा। ठीक है, अगर मैं इसी को लिख देता कि रेयरली, रेयरली एस आर नोट पी, अगर मैं ये बोल देता रेयरली एस आर नोट पी, ये अपने आप में नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सम एस आर पी, ये बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, बताओ जरा फटाफट से, लाइक कर दो फटाफट से। ठीक है, बाकी सारे के सारे नाम आपको दिखाए गए हैं। एक जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, ये क्या है, ऑल बट सम एस आर पी, ऑल बट सम एस आर पी। अब देखो ऑल बट सम, बट अपने आप में क्या है, यहां पर नेगेटिव, एज ए नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। ऑल बट सम एस आर पी पॉजिटिव दिखा रहा है तो फिर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही होता कि ऑल बट सम एस आर नोट पी तो वो क्या हो जाता, सम एस आर पी हो जाता। बात क्लियर हो रही है, आपके सामने ये चीजें हैं तो इनको थोड़ा सा एनालाइज करो, इन दोनों चीजों को साथ साथ रख के देखो कि कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव, तो अपने आप आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। हमने किसका किया, ऑल का कर लिया, सम नोट का कर लिया, सम का कर लिया और नो का। नो का तो भाई नॉर्मल सी बात है, देखिए नो बोल दे, नो बोल दे, या फिर नन बोल दे, एक ही बात है, या फिर नोट बोल दे, ठीक है, या फिर नो वन बोल दे, एक ही तो बात है। ठीक है, नोट अ सिंगल बोल दे, क्या बोल दे बेटा, नोट अ सिंगल बोल दे। ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, ये सारी बातें किस में आ जाएंगी मेरे भाई, नो में आ जाएंगी। ये सारी बातें किस में आ जाएंगी, नो में आ जाएंगी। और आपको पता है कि वैल्यू 100 होती है नो में। एक बात और भाई, एक बात और, कईयों के दिमाग में देखिए एक चीज होती है, सम नोट वाला केस मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। सम नोट का जो एक केस होता है उसमें क्या बोला जाता है, ऑल ए आर नोट बी, ऑल ए आर नोट बी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, आपके दिमाग में आएगा कि इसका मतलब क्या होगा, नो ए आर बी। ये कभी भी नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, ऑल के साथ नेगेटिव कभी भी लग गया तो वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सम ए आर नोट बी,
सम ए आर नोट बी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहती है वो इसमें रहती है कि ऑल के साथ अगर नोट लग गया, ऑल के साथ पहली बात तो कभी भी नोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऑल नोट की जगह हम नो यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल के लिए डायरेक्ट नो यूज़ करते हैं। तो ऑल के साथ अगर नोट लग गया तो वो सम नोट में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात को दिमाग में रखना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की, और तो कोई भी बात इसमें कुछ है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरे टॉपिक को अगर आप एक बार भी देख लोगे तो लाइफ टाइम आपको सिलोजिज्म का टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मेरा दावा है। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और आज की क्लास भी ख़त्म होती है। कल की क्लास में हम नया टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।